हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी लोग मौज मस्ती कर रहे होंगे और साथ में ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखो बच्चों, पढ़ाई तो आपका मुख्य उद्देश्य ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अच्छे मन से पढ़ाई कर लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए पढ़ाई करना बहुत ही अति आवश्यक है। पढ़ाई करने से ही आपके अंदर समझ आती है कि क्या सही और क्या गलत है। ठीक, तो चलो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? वैद्युत ध्रुवकरण। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत ध्रुवकरण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो उसी का सेकंड पार्ट है वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, देखो निरक्षीय स्थिति होती क्या है। अच्छी स्थिति के बारे में तो आपने समझ लिया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो द्विध्रुव का क्या कहलाता है? अक्ष कहलाता है। उसी को अच्छी स्थिति में बोलते हैं। तो ये निरक्षीय स्थिति क्या होती है? तो वैद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से गुजरने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति। देखो मान लिया जाए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो माइनस की और प्लस की उससे मिलकर बना हुआ है और इसका मिड पॉइंट क्या है? ये है। और इससे लंब गुजरने वाली जो लाइन होगी पॉइंट इसके मध्य बिंदु से, वही क्या कहलाएगी? इस द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। बच्चों क्या कहलाएगी? ये इस द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। ठीक, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो लाइन हमने ड्रा की है ये क्या कहलाती है? निरक्षीय स्थिति कहलाती है। तो इसी निरक्षीय स्थिति पर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा। किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण। चलो कैसे ज्ञात करते हैं और इस पर अध्ययन करते हैं। मान लेते हैं चलो इसके मध्य बिंदु से आर दूरी बिंदु P पर या बिंदु O पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्या करनी है? आर दूरी बिंदु O पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, यानी ज्ञात करना है। तो अब इसके लिए करना क्या होगा? आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितने चार्ज होते हैं? दो चार्ज होते हैं। एक माइनस क्यू चार्ज और क्या होता है? प्लस क्यू चार्ज होता है। तो हमें क्या करना होगा कि इस ऋण आवेश के कारण भी पॉइंट O पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा और प्लस क्यू आवेश के कारण भी O पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा। तो अगर हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु O पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या होगी? डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। कितना डिस्टेंस है? तो देखो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों? देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है इसके बीच का डिस्टेंस 2L होता है और इस 2L को हम लोग L और L में क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट है उसका। और हमने इसे L और L में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक, अब देखो ये R और ये L है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? ये डिस्टेंस हो जाएगा R² प्लस L²। ये कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लगाकर मेथड। अब देखो यहाँ से इसकी डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, यानी ये प्लस क्यू से पॉइंट O का डिस्टेंस वो भी कितना हो जाएगा? R² प्लस L²। R² प्लस L²। ठीक, R² प्लस L²। ठीक है, अब देखो हम निकाल लेते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु O पर इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस क्यू के कारण O पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखो कि जो ऋण आवेश है उस चार्ज का भी परिमाण क्या है? Q है। जो प्लस क्यू आवेश है उसका भी परिमाण क्या है? Q है। दोनों चार्जों का परिमाण सेम है और डिस्टेंस भी क्या है? पॉइंट O से सेम है। तो इसलिए माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू के कारण जो यहाँ पे बिंदु O पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, दोनों क्या होगा?
समान होगा। तो इसलिए हम लिख लेते हैं E1 और E2 मान लो, चलो अच्छा अलग अलग निकाल के आप दिखाते हैं। माइनस क्यू अवेस कण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे O पे, तो माइनस क्यू अवेस कण कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे Q/r², और यहाँ r² की जगह क्या हो जाएगा, r की जगह क्या है √r² + l² है, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर लगाओ तो कितना निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, देखो ये स्क्वायर है तो रूट क्या होगा हट जाएगा, तो r² प्लस क्या हो गया l² हो गया। ये माइनस क्यू आवेश कण बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जिसे हमने E1 मान रखा है। और इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश कण आप निकालो तो E2 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/√r² प्लस l² टू द पावर 2। इसका भी आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस l² बच्चों। तो आपने देखा कि हमने माइनस क्यू के कण निकाल लिया पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लस क्यू आवेश के कण बिंदु ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। तो दोनों के कण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया E1 और E2 क्या आया, वो सेम आया। ठीक, अब जब E1 और E2 आ गया तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा। किस मेथड से, वेक्टर मेथड से। हम इन दोनों को वेक्टर मेथड से ऐड करेंगे तो इसके लिए हमें V1 और V2 का क्या होगा, डायरेक्शन भी पता करना होगा। चलो E1 और E2 का डायरेक्शन जल्दी निकाल कर बताओ, निकालो जल्दी सब लोग अपने अपनी कॉपी पे। तो देखो बच्चों ये क्या है, ऋण आवेश है, और ये क्या है प्लस क्यू आवेश है। तो आप लोग को बताया गया ऋण आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ऋण आवेश हमेशा मांगता है। तो ऋण आवेश जब हमेशा मांगता है तो लाइन इसकी ओर आएगी। मतलब हमने कहा था ऋण आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो हमेशा चार्ज की ओर होता है। किधर होगा, चार्ज की ओर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, चार्ज की ओर। ये हमने बना लिया E1 का डायरेक्शन। ठीक, और प्लस क्यू के कारण क्या होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर। तो ये क्या हो गया, प्लस क्यू आवेश का डायरेक्शन कैसा हो गया, बाहर की ओर हो गया। देखो ये हो गया बाहर की ओर, ये हमने बना लिया बाहर की ओर। E2 हो गया, और E1 E2 का जो रिजल्टेंट होगा वही होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक, तो E1 और E2 के बीच के एंगल कितना होगा, यहाँ पे हम जूम कर लेते हैं, एंगल क्या है थीटा। तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा, कैसे, एकांतर कोण से। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा, कैसे, ये साइड और ये साइड क्या है, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल है, इसलिए एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा। तो अगर ये एंगल थीटा तो ये भी क्या हो जाए एंगल थीटा, क्यों, संगत कोण से। और संगत कोण आप सभी लोग जानते भी होंगे कि संगत कोण क्या होता है। चलिए अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं ऊपर, तो चलिए निकालते हैं। कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र बिंदुओं पर, कहाँ पे, बिंदु O पर। तो क्या हो जाएगा E=√E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। देखो बेटा यहाँ पे थीटा होता है और यहाँ पे थीटा। E1 और E2 के बीच का एंगल कितना है, देखो गौर से, E1 ये और E2 है, तो दोनों के बीच में थीटा और थीटा मिला कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको कि 2 थीटा कैसे आया। 2 थीटा क्या है, E1 और E2 के बीच का कोण। तो फिगर में देखो E1 और E2 के बीच क्या है, थीटा और थीटा दोनों को ऐड करो तो 2 थीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप देख रहे हो चूँकि E1 और E2 की वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों बराबर है। तो चलो E1 की जगह पे E1 की जगह E1 ही है, और E2 जब हम E1 रख देते हैं तो E1² प्लस क्या हो गया 2E1, फिर E2 की जगह E1 हो गया E1 cos 2 थीटा। अब E1 ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा 2E1² प्लस 2E1² cos 2 थीटा। 2E1² क्या कर लो, कामन निकाल लो, तो अंदर बचा 1 प्लस cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा का वैल्यू निकालो। cos 2 थीटा का फार्मूला देखो बच्चों, किनको पता है cos 2 थीटा का वैल्यू। cos 2 थीटा का वैल्यू देखो 1 को मुझे कैंसिल करना है, इसलिए cos 2 थीटा को मैं लिखूंगा 2 cos² थीटा माइनस 1। क्या लिखूंगा 2 cos² थीटा माइनस 1, और 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, तो आ गया 2 E1² इंटू 2 cos² थीटा। अब देखो यहाँ पे गौर करो 2 इंटू 2 2 का पेयर है, यानी 2 जोड़े में है। तो जब ये रूट से बाहर आ जाएंगे कितना आ जाएगा 2, और E1² भी रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा E1, और cos² थीटा रूट से बाहर आ गया, ये क्या है cos² थीटा।
और cos स्क्वायर थीटा भी रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। क्लियर बच्चों इतना? तो E इक्वल हो गया, ये क्या है, निरक्षीय स्थिति में, तो चलो इसको निरक्षीय ही लिख देते हैं, निरक्षीय स्थिति में। ठीक, तो इटू E1 cos थीटा आ गया। अब देखो नेक्स्ट लाइन, E निरक्षीय इक्वल 2E1 और E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, और कास थीटा का देखो आगे क्या लिखा, E1 की वैल्यू हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान इन ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और कास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल को गौर से देखो, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखिए, तो cos थीटा इक्वल क्या होगा, आधार बटे कड़, आधार कितना है L, और कड़ क्या है आपका अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L बाई, देखो स्क्वायर इसको मल्टीपल करोगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा 3/2। अब नेक्स्ट लाइन देखो यहाँ पे E निरक्षीय आ गया, ये E निरक्षीय इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L बराबर होता है P, Q इंटू 2L बराबर क्या हो गया P। तो यहाँ पे क्या हो गया P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितना हो गया 3/2। बच्चों देखो यहाँ पे ये आ गया E निरक्षीय इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2। अगर आपका वैद्युत द्विध्रुव R की तुलना में, यानी ये वाला बहुत छोटा नहीं, वैद्युत द्विध्रुव अगर आपका छोटा नहीं है तो आप ये लगाओगे, और अगर वैद्युत द्विध्रुव आपको बहुत छोटा हो जाए, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्या हो, बहुत छोटा, बहुत अल्प हो, यानी बहुत अल्प का मतलब क्या हो, बहुत छोटा हो। अगर छोटा होगा तो R स्क्वायर मच ग्रेटर देन क्या होगा L स्क्वायर, यानी R स्क्वायर L स्क्वायर की तुलना में बहुत बड़ा हो जाएगा, L स्क्वायर को क्या करना होगा, हमें छोड़ना होगा। तो E निरक्षीय स्थिति क्या हो जाएगा, E निरक्षीय इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान L को छोड़ दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R स्क्वायर इंटू 3/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल आ जाएगा, E निरक्षीय स्थिति हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। क्या आ जाएगा बच्चों, P अपान R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपान R स्क्वायर। यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि आप देखो फिगर में गौर से, फिगर में क्या देखेंगे गौर से, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो P की दिशा होती है हमेशा क्या होता है माइनस से प्लस की ओर, क्या होगी माइनस से प्लस की ओर। तो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो P की दिशा होती है वो हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। लेकिन यहाँ पे देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, P के पैरेलल तो है लेकिन कैसा है, अपोजिट है। तो यहाँ पे नोट ये है कि E और P की दिशा समांतर तथा विपरीत होती है। कैसी होती है बेटा, नोट ए और पी की दिशा कैसी होती है, समांतर तथा विपरीत होती है। तो शायद ये न्यूमेरिकल आपको ये आपका डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। इसको अपने से भी प्रयास करिए, कम से कम 2 या 3 बार इसका डेरिवेशन करिए, बहुत ही ईजी है, एकदम ही इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत आसानी तरीके से आपको बताया गया, इससे सरल तरीका और नहीं हो सकता। तो चलो अब देखो आप लोग न्यूमेरिकल भी देखो, इसमें हमने 2-1 न्यूमेरिकल भी आपको जो है करा देते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे टॉपिक बढ़ते हैं, हम लोग इस पर आधारित न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक, चलिए
एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -3 माइक्रोकुलम और +3 माइक्रोकुलम से मिलकर बना और उनके जो बीच की दूरी है वो 1 माइक्रोमीटर है। चलो एक हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया, वो -3 माइक्रोकुलम और +3 माइक्रोकुलम से मिलकर बना और इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो 1 माइक्रोमीटर की डिस्टेंस की इक्वल है। अब कहते हैं इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालो, यानी इसका P निकालना है। क्या निकालना है? इसका P निकालना है। तो देखो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या दिया, सोल्यूशन देखो बच्चों, ये तो क्या था, क्वेश्चन ये था। यहाँ क्या निकालना है? P क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू कितना दिया है? 3 × 10 3 माइक्रोकुलम। इसको चेंज कर लो किस में? माइक्रोकुलम में चेंज कर लो तो 3 × 10⁻6 कुलम हो जाएगा। और P क्वेश्चन मार्क है। क्या है? P क्वेश्चन मार्क है। तो P इक्वल फार्मूला क्या होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया तो P बराबर क्या होगा? Q × 2L। तो Q इक्वल हो गया 3 × 10 और 2L कितना हो गया? 1 × देखो 2L बच्चों, यहाँ पर 2L दिया है 1 माइक्रोमीटर और इसको चेंज कर लीजिए मीटर में, तो 10⁻6 मीटर हो जाएगा। तो 10⁻6 तो यहाँ पे क्या होगा? 3 × 10⁻12 कूलाम इंटू मीटर। जो P का यूनिट होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो यूनिट होता है कूलाम इंटू मीटर, क्योंकि Q इंटू क्या होता है? 2L। तो Q क्या है? कूलाम, और कूलाम का क्या हो जाएगा? Q क्या है? चार्ज, और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलाम। और 2L क्या है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो यूनिट क्या हो गया? कूलाम इंटू मीटर। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है कि एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो +150 माइक्रोकुलम एंड -150 माइक्रोकुलम के दो आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है? 6 सेंटीमीटर है। द्विध्रुव की नंबर 1 अच्छी स्थिति में और नंबर 2 निरक्षीय स्थिति में आप केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए न्यूमेरिकल नोट कर लो आप लोग, और मैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो हमने न्यूमेरिकल लिया है इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो -150 माइक्रोकुलम और दूसरा क्या है? +150 माइक्रोकुलम से मिलकर बना है और इनके जो बीच का डिस्टेंस बोला गया है, इनके जो बीच का डिस्टेंस आपको बताया जा रहा है वो 6 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये जो 2L दिया है 6 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपसे कह रहा है कि अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको निकालना है। तो R की जो वैल्यू है यहाँ पे दिया है वो 6 सेंटीमीटर है। न्यूमेरिकल ये है और इसमें अच्छी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, पहला। और दूसरा क्या पूछा है? निरक्षीय स्थिति में, और निरक्षीय स्थिति में पूछा है, यानी आपको अच्छी स्थिति में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और निरक्षीय स्थिति में भी 4 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। दोनों ही कंडीशन में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ही आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में 4 सेंटीमीटर बहुत छोटा नहीं है, यानी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? बहुत छोटा नहीं है। इसलिए इसमें हम लोग फार्मूला जो लगाएंगे, देखो सॉल्यूशन में, अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत छोटा होता तो उसके लिए अच्छी स्थिति में फार्मूला क्या होता है? उसके लिए फार्मूला 1/4πε0 2p क्या होता है? r³। अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत छोटा नहीं है, क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर बहुत छोटा नहीं है तो उसके लिए जो फार्मूला आपको लगाना है, जो हम लोग क्या करते हैं डेरिवेशन में r के रेस्पेक्ट में l को छोड़ देते हैं, अब यहाँ पे नहीं छोड़ा। अगर छोटा नहीं है तो फार्मूला लगाएंगे E = 1/4πε0 2pr/r² - l² अच्छी स्थिति में ये लगाना है। तो चलिए सॉल्व करिए। पहले P की वैल्यू निकालो। P इक्वल क्या है? Q × 2L। Q की वैल्यू देखो क्या है? 150 और 2L क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर लो किस में? मीटर में। तो ये हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 6 × 10⁻⁻ क्या हो गया? 2। 15 छक्का 90 हो गया 900 × 10⁻²। 15 छक्का
90 हो गया और एक जीरो और तो 10 की पावर -2। अच्छा ये माइक्रो कुलाम में भी है, रुकिए 150 माइक्रो, इसको माइक्रो चेंज करो तो 10 की पावर -6 आ गया और इंटू 12 कितना हो गया 6 इंटू 10 की पावर -2। अब क्या होगा 15 छक्का 90 और एक जीरो और इंटू 10 की पावर -2 इंटू क्या होगा 10 की पावर -6। तो ये से और ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा और 9 इंटू 10.6 क्या आ गया इतना कुलाम इंटू मीटर, ये क्या आ गया पी। अब पहला क्वेश्चन है अच्छी स्थिति में निकालो इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ई अच्छी इक्वल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 πr बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। इसके वैल्यू क्या है 9.0 इंटू 10 की पावर 9 2 PR। पी की वैल्यू देखो, पी की वैल्यू कितना दिया 9 इंटू 10 की पावर -6 और आर कितना दिया हुआ देखो बच्चों 4 सेंटीमीटर। यहाँ देखो 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 की पावर -2 हो गया बाई आर स्क्वायर। आर को देखो 4 सेंटीमीटर है, उसको स्क्वायर कर दो 16 हो जाएगा, 16 इंटू 10 की पावर माइनस क्या आ गया 4 माइनस एल स्क्वायर। 2L बराबर 6 सेंटीमीटर, तो L इक्वल क्या हो 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, देखो 2L बराबर क्या है 6 सेंटीमीटर, तो L बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर और इसको मीटर में कन्वर्ट करो 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। और इसके क्या है स्क्वायर, तो 3 3 का 9 × 10 घाते -4 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो यहाँ पे 9 इंटू यहाँ पे कर लो 9 दूनी 18 या 9 दूनी 18 या क्या कर लो गुणा कर लो 9 चौक 36 दूनी 72, 9 गुणे 72 गुणे 10 की घाते 9 -8, 9 6 दो कितना हो गया 8, ये आ गया। क्योंकि देखो 9 दूनी 18, 18 चौक 72। अब यहाँ पे 16 में से 9 घटाओ तो 9, 9 इंटू 10 की पावर क्या हो गया -4 का स्क्वायर है, ठीक। 9 दूनी 18 का 8 और 9 7 63 64, 22 7 49 और यहाँ पावर हो गया 10, यानी यहाँ पे एक जीरो आ गई और यहाँ पे कितना हो गया 4 दूनी 8 -8 हो गया। अब आप 49 से अगर 6480 में डिवाइड करो, ठीक, तो आप चुका आ जाएगा आंसर 13.2 इंटू 10 की पावर 9 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। ये अच्छी स्थिति में फार्मूला आ जाएगा। तो कैसे अगर 10 की पावर -8 को ऊपर ले जाओ +8 हो जाएगा और 49 इसमें आप डिवाइड करोगे, ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा 13.2 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम। अब देखो दूसरा इसी में पूछा गया निरक्षीय स्थिति में। क्या पूछा गया बच्चों निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला क्या यूज़ करते हो, देखो सेकंड क्वेश्चन इसी में। सेकंड निरक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला क्या यूज़ करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत छोटा नहीं है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन P/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर क्या है 3/2 की पावर 3/2। चलो इसमें वैल्यू रखो, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 9.0 इंटू 10 की पावर 9, सेकंड क्वेश्चन। और पी की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू इंटू 2L से कितना आ गया, देखो पी की वैल्यू निकाला 9 इंटू 10 की पावर -6 बाई आर स्क्वायर की वैल्यू अभी देखा 4 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर करो क्या 16 × 10 घाते -4 हो गया। अभी देखो एल स्क्वायर का 9 इंटू 10 की पावर माइनस क्या हो गया 4, 9 इंटू 10 की पावर -4 और इसका क्या है स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे देखो माइनस में जाए क्या है प्लस, तो हो जाएगा 9 9 81, 9 इंटू 9 में 6 घटा दो कितना आ जाएगा 3 बाई और 16 9 25, 25 का स्क्वायर 16 9 25 और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, ये हो गया 625 और 10 घाते -4 कॉमन आएगा, इसका स्क्वायर है 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 8, तो 10 की पावर माइनस कितना हो गया 8, इसको ऊपर ले जाओ तो 81 गुणे ऊपर ले जाओगे प्लस में होगा तो 8 दिन कितना हो जाएगा 11 बाई 625। अब इसे देखो बच्चों, अब छोटे मोटे सोल्यूशन है जो कि 6 7 8 के बच्चों ही साल पर लेते हैं, तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपका जो है, ये टोटल आ जाएगा 0.648 इंटू 10 की पावर 9,
0.648 × 10⁹, 0.648 × 10⁹ ये आ जाएगा आपको निरक्षीय स्थिति में आंसर। क्या आ गया ये? निरक्षीय न्यूटन पर कूलम। तो इस तरीके से और भी न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, ठीक, हताश नहीं होना चाहिए। तो चलिए, ये था आपका जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स। थैंक यू क्लास।